हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है ये। तो ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ जियोग्राफी। जो 12वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं, आर्ट्स क्लास के जियोग्राफी जिन्होंने ले रखी है हिंदी मीडियम आरबीएसई, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम है प्राकृति एवं विशेष क्षेत्र। प्राकृति एवं विशेष क्षेत्र। ये वीडियो कांस्टेबल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखिएगा आप, और 12वीं क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है प्राकृति एवं विषय क्षेत्र। यह हमारे पाठ का नाम है। किसका नाम है? पाठ का नाम है हमारे प्राकृति एवं विषय क्षेत्र। प्राकृति। पहले तो मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगा तो सामान्य ज्ञान में आपको देने वाला हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिएगा। आपको अगर ना दिखे तो मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, तो वो एक नोट की तरह बन जाएंगे। जैसे नोट्स होते हैं ना जो स्कूल में लिखवाते हैं, उसकी तरह मैं लिखवाऊंगा तो वो बन जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपको 12वीं क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी 2 वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आज और कल 2 वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर करा दूंगा। राजस्थान पुलिस वाला तो देखना भूले ही ना। प्राकृतिक। तो इसमें मैं आपको भूगोल के अंदर हम पकड़ते हैं प्राकृति एवं विशेष क्षेत्र। भूगोल तो हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल मीन्स जियोग्राफी। जियोग्राफी का हिंदी वर्ड है भूगोल। भूगोल भूगोल मतलब जियोग्राफी। अरे भूगोल शब्द कौन लाया? जियोग्राफी भूगोल ये शब्द कौन लाया? तो शब्द लाने वाला था इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज को क्या माना गया? भूगोल का जनक, भूगोल शब्द का जनक। इरेटोस्थनीज जनक हो जाएगा या जन्मदाता। जन्मदाता हो जाएगा किसका? भूगोल शब्द का। इसने शब्द दिया क्या? भूगोल या जियोग्राफी। जियोग्राफी इंग्लिश में, भूगोल हिंदी में। तो इसने जियोग्राफी शब्द क्या इसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। अब ये भूगोल लाने वाला कौन था? भूगोल लाने वाला कौन था? भूगोल लाने वाला था हिकेटियस। कौन था? हिकेटियस। हिकेटियस। भूगोल। भूगोल की वो 2 शाखाएं होती है। कितनी होती है? 2 शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। दूसरी होती है मानव भूगोल। मानव भूगोल। मानव भूगोल। तो हम बोल सकते हैं कि भूगोल का विकास और जो भूगोल शुरू हुई, तो कब से भूगोल चल रही है और कब से भूगोल का विकास हो रहा है? तो 18वीं सदी से 18वीं सदी से भूगोल, मानव भूगोल चल रही है और उसका विकास, इसका विकास, मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास तब से चल रहा है। कब से? 18वीं सदी से इसका विकास चल रहा है और अभी तक इसका विकास चल रहा है। तो मानव भूगोल 18वीं सदी से चल रही है और इसका विकास है वो भी 18वीं सदी से ही चल रहा है और अभी तक चल रहा है। तो एक चीज आप देख सकते हैं, आधुनिक समाज ही है। तो आधुनिक समाज में अभी तक भूगोल का विकास चल रहा है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन बन के आ रहा है, आधुनिक
आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना गया है? आधुनिक भूगोल जो अभी आधुनिक चल रहा है, आधुनिक ही चल रहा है अभी, तो आधुनिक में आधुनिक समाज चल रहा है, तो आधुनिक समाज में आधुनिक भूगोल दाता किसे माना गया है? तो आधुनिक भूगोल दाता माना गया है फ्रेडरिक 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 रेडजेट। फ्रेडरिक रेडजेट कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के, जर्मनी। फ्रेडरिक रेडजेट जर्मनी के। तो बात आता है आपस मानव। तो पहले तो बताओ, भौतिक भूगोल जो है हम 11वीं तक पढ़ते हैं। कब तक करते हैं? 11वीं क्लास तक पढ़ते हैं भौतिक भूगोल। 12वीं क्लास में आते ही मानव भूगोल शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या आती है? 12वीं क्लास में पूरी मानव भूगोल से भूगोल के तहत आती है। जो बुक आती है वो मानव भूगोल के तहत आती है। 12वीं क्लास, 12वीं क्लास के तहत मानव भूगोल शुरू हो जाती है। तो 11वीं तक हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं में आते ही हम मानव भूगोल शुरू हो जाते हैं। तो हम पहुंचे थे फ्रेडरिक रेडजेट। हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? भूगोल। भूगोल शब्द कौन लाया? तो इरेटोस्थनीज। और भूगोल कौन लाया? हिकेटियस सबसे पहले, हिकेटियस। अब भूगोल की दो शाखाएं होती है। एक भौतिक भूगोल जो हम 11वीं तक पढ़ते हैं, शुरुआत में 11वीं तक पढ़ते हैं। दूसरी शाखा होती है मानव भूगोल, जो हमारी 12वीं में पूरी शुरू होती है। जो पूरी बुक होती है वो मानव भूगोल से बनी हुई आती है। पहले तो इसमें मानव भूगोल का जो होता है अध्ययन सबसे ज्यादा होता है 12वीं क्लास में। और ये जो मानव भूगोल है वो 18वीं सदी से चलती आ रही है। उसका विकास भी 18वीं सदी से चलता आ रहा है। और आधुनिक समाज में और अभी भी इसका विकास चल रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन गया है, आधुनिक समाज आया ना इसमें, जिसमें यह आएगा आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना गया है? जन्मदाता किसे माना गया? आधुनिक भूगोल का तो माना गया है फ्रेडरिक रेडजेट। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? फ्रेडरिक रेडजेट जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेडजेट, फ्रेडरिक रेडजेट। तो फ्रेडरिक रेडजेट की एक शिष्य थी जिसका नाम था एलन सैंपल। एलन सैंपल, एलन सैंपल कहाँ की थी? अमेरिका की। इसने भी अपनी एक परिभाषा दी। तो इन दोनों की पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक रेडजेट की। फ्रेडरिक रेडजेट जब मानव भूगोल में परिभाषा दी, मानव समाज और उसके धरातल, मानव समाज और मनुष्य के धरातल के बीच, मानव समाज और उसके धरातल के बीच का संबंध का परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा इसने? मानव समाज और उसके धरातल के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा? मानव समाज, एक बार फिर से सुनना, मानव समाज, मानव का जो समाज है और उसके धरातल जिसमें मानव रहता है, कि उसके बीच, जिसपे मानव रहता है वो और मानव, उन दोनों के बीच परिवर्तनशील जो धरातल है उसमें परिवर्तन होते जाता है। वो टूटते जाती है, चलती जाती है, वापिस बनती है। जो उसमें पेड़ उगते हैं, खाना आता है, जो उसमें परिवर्तनशील संबंधों का, उन संबंधों का, मानव और जो धरातल है उन दोनों के संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है। क्या है? उन दोनों का मिला जुला अध्ययन इसमें दिया गया है। तो इन्होंने फ्रेडरिक रेडजेट ने क्या कहा? मानव समाज और उसके धरातल के बीच, मानव समाज और उसके धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब इनकी जो शिष्य थी एलन सैंपल, क्या था इनका नाम? एलन सैंपल। पहले तो आप ये लिख लीजिए, भूगोल। भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? जियो और ग्राफी।
जियो और ग्राफी भूगोल। जियोग्राफी को दो पार्ट में बांटा मैंने, जीईओ जियो, ग्राफी GRAPHY ग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। जियो में जीव जंतु मानव पृथ्वी धरती सब आ गए। क्या आ गई? जियो का मतलब धरती। धरती के अंदर क्या आता है? सब आता है। सब क्या आता है? प्रकृति आती है, CO2 आता है, HO2 मतलब जैसे पानी हो गया, ये आ गया, जल आ गया, और प्रकृति आ गई, मनुष्य आ गया, ये सब क्या आता है? पृथ्वी के अंदर आता है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ग्राफी 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 का मतलब वर्णन। अगर पृथ्वी का वर्णन ही नहीं होगा तो जियोग्राफी किस चीज की? ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, उस चीज का वर्णन करना जो जियो है। जियो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर क्या है? प्रकृति। तो इस चीज का वर्णन कौन करता है? ग्राफी। जियोग्राफी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है ना? जियोग्राफी। तो ये जो था ये ग्रीक या यूनानी, ग्रीक भाषा से है, ग्रीक भाषा से है, और ये ग्रीक या यूनानी लाए थे। ये लाए कौन थे जियोग्राफी? वो लाए थे ग्रीक या यूनानी, ग्रीक या यूनानी लाए थे। और ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है शब्द है, ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। अब बढ़ते हैं एलन सैंपल की तरफ। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ, मैंने जो बोला है आपको वो कलर क्लियर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद एलन सैंपल के पास। पहले तो मैंने बोला प्राकृतिक एवं विशिष्ट क्षेत्र क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ये प्राकृतिक एवं विशिष्ट क्षेत्र। कौन से चैप्टर? जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, 12वीं क्लास RBSE का, RVSE का फर्स्ट चैप्टर का क्या है? तो 12वीं क्लास का हिंदी मीडियम है ना, उसका नाम है प्राकृतिक एवं विशिष्ट क्षेत्र। तो हम पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल। अब भूगोल, भूगोल शब्द कौन लाया? सबसे पहले तो भूगोल शब्द लाया इरेटोस्थनीज। तो भूगोल शब्द का जनक हो जाएगा शब्द का। अब ध्यान से सुनो, शब्द जो भूगोल हम लिख रहे हैं वो एक शब्द है, और ये जो भूगोल शब्द है वो किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब जो भूगोल शब्द का जनक हो जाएगा जन्मदाता, जो जन्मदाता, जिसको जो चीज उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति जिस चीज को उत्पन्न करता है उस चीज का जनक वही खुद होता है, जन्मदाता वो खुद होता है। तो इरेटोस्थनीज ने तो भूगोल शब्द को जन्म दिया। तो भूगोल शब्द का पिता कौन हो गया? इरेटोस्थनीज। अब भूगोल कौन लाया? वो लाया था हिकेटियस। हिकेटियस लाया था भूगोल। अब भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियोग्राफी को दो आधा पार्ट में काट दिया मैंने, GEO जियो, GRAPHY ग्राफी, दोनों को जोड़ूंगा तो जियोग्राफी हो जाएगा। जियोग्राफी मतलब भूगोल। जियोग्राफी को आधा करने के बाद मेरे को क्या मिला? जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। जियोग्राफी के दो पार्टों में बांटने के बाद हमें दो दो निश्चित चीजें मिली। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। जब ये जियोग्राफी था वो कौन लाया था? सबसे पहले ग्रीक या यूनानी। यूनानी या ग्रीक लाए थे, और ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? जियोग्राफी, भूगोल। अब भूगोल की दो शाखाएं होती है मूलभूत। पहली तो होती है भौतिक भूगोल। कौन सी होती है? भौतिक भूगोल। दूसरी होती है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो हम 11वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद आता है कॉलेज में इसका चरण स्पर्श। उसके बाद आता है ये मानव भूगोल। मानव भूगोल 12वीं में जाते शुरू हो जाती है। 12वीं में सबसे पहला चैप्टर इसी का ही आप देख सकते हो। 12वीं में सबसे ज्यादा मानव भूगोल, मानव के क्रियाकलाप ही आते हैं सबसे ज्यादा 12वीं क्लास में ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी जो 12वीं में सबसे ज्यादा आती है, मानव भूगोल का चरण, है ना। अब जैसे मैंने बताया आपको, जो मानव भूगोल है वो कब से चल रही है? मानव भूगोल 18वीं सदी से चल रही है, और इसका विकास भी 18वीं सदी से चल रहा है। 18वीं सदी से मानव भूगोल चल रहा है, और उसकी जो विकास है वो भी 18वीं सदी से चल रहा है, और आधुनिक समाज में भी चल रहा है इसका विकास, और अभी तक इसका विकास चल रहा है। अभी तक इसका विकास, आधुनिक समाज आया तो आधुनिक समाज में मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया, आधुनिक समाज में आधुनिक भूगोल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? तो आधुनिक भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, आप अपनी बुक में देख लेना, 12th क्लास की RBSE की जियोग्राफी की मीडियम, उसमें देख लेना, क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन भी है पीछे, फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सैंपल। अभी मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, उसके बारे में देख लेना, वो भी मिल जाएंगे आपको उसमें। तो फ्रेडरिक रेडजेल जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे।
कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अब फ्रेडरिक नाइटजेट ने अपनी एक परिभाषा दी, क्या दी? मानव समाज और उसके धरातल के बीच, मानव समाज और उसके धरातल के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है परिवर्तनशील। क्या है? परिवर्तनशील, जैसे परिवर्तन होता है उन सब का अध्ययन मिलता है। मानव समाज और उसके धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब फ्रेडरिक नाइटजेट जो जर्मनी के थे, इनकी स्टूडेंट थी कौन थी? एलन सैंपल। कौन थी? एलन सैंपल। एलन सैंपल कहाँ की थी? ये थी अमेरिका की। अमेरिका। एलन सैंपल थी अमेरिका की थी एलन सैंपल। तो ये आगे बढ़ते हैं एलन सैंपल के बाद। एलन सैंपल जो कहाँ की थी? अमेरिका की थी। इसने अपने परिभाषा दी थी। क्या थी इसने परिभाषा? आइए देखते हैं। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं करवा रहा हूँ अभी। तो एलन सैंपल, क्या है नाम? एलन सैंपल। एलन सैंपल किसका नाम है? फ्रेडरिक नाइटजेट की स्टूडेंट का नाम एलन सैंपल, जो कहाँ की थी? अमेरिका की। अमेरिका। एलन सैंपल ने एक परिभाषा दी। क्या दी? चंचल मानव, चंचल मानव और उसकी अस्थायी पृथ्वी अस्थिर पृथ्वी, क्या कहा? चंचल मानव और उसके स्थायी पृथ्वी के बीच, क्या कहा? चंचल मानव और उसके अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का परिवर्तनशील संबंधों का क्या कहा इसने? चंचल मानव और उसकी अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा इसने? अब ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार सुनिएगा, कितनी प्यारी इन्होंने परिभाषा दी है। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा? एलन सैंपल। कौन थी ये? ये थी अमेरिका की, और ये फ्रेडरिक नाइटजेट की क्या थी? स्टूडेंट थी। अब एलन सैंपल का हो गया। अब हम पढ़ेंगे विचारधारा को नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं। क्या है? विचारधारा को नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं। विचारधारा में प्रकृति का अधिक प्रभाव है। किसका है? प्रकृति का। नियतिवाद और विचारधारा। नियतिवाद में
वाद में प्रकृति का अधिक प्रभाव है। किसका? प्रकृति का अधिक प्रकार है किसमें? विचारधारा को नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं। नियतिवाद या निश्चयवाद, नियतिवाद में प्रकृति का अधिक प्रभाव है। किसका प्रभाव है? प्रकृति का अधिक प्रभाव है। अब आई अपनी विडाल डी लाब्लास। इसमें विडाल डी लाब्लास को मालिक का दर्जा दिया गया। इन्होंने एक परिभाषा दी, इन्होंने बड़ी परिभाषा दी। ऐसा है कि इसमें विडाल डी लाब्लास को मालिक का दर्जा दिया गया है, तो इनकी क्या होगी? परिभाषा बड़ी होगी और अच्छी होगी। थोड़ी क्या होगी? बड़ी होगी और थोड़ी अच्छी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी और अच्छी होगी। विडाल डी लाब्लास, क्या नाम है? विडाल डी लाब्लास। ये कहाँ के थे? तो ये थे फ्रांस के आगे थे फ्रांस के थे। कौन? विडाल डी लाब्लास फ्रांस के थे। कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। अब किसके नींव रखी थी? तो संभववाद की नींव विडाल डी लाब्लास ने रखी। किसने रखी? विडाल डी लाब्लास ने संभववाद की नींव रखी। किसकी रखी? संभववाद की नींव विडाल डी लाब्लास ने रखी। तो विडाल डी लाब्लास संभववाद के जनक। किसके जनक है ये? संभववाद के जनक कौन है? विडाल डी लाब्लास संभववाद के जनक है। किसके? संभववाद के। अब संभववाद में मानव का प्रभाव ज्यादा है। संभववाद में मानव का प्रभाव ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी। क्या दी? प्रकृति और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार हमें प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित निर्मित ज्ञान शामिल है। तो क्या कहा इन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने विडाल डी लाब्लास ने परिभाषा दी। परिभाषा क्या थी? पृथ्वी और मनुष्य के बीच क्या कहा? पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार हमें प्रदान करता है। क्या कहा इन्होंने? पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार हमें प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। तो इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी और मनुष्य के बीच, पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं और मनुष्य मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार हमें प्रदान करता है। जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, मतलब प्रकृति के नियम, भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले
मनुष्य मनुष्य के, तो इसने क्या कहा, इस पर रहने वाले मनुष्य, मनुष्य कौन है, हम है, मनुष्य कौन है, हम है, मनुष्य के पारस्परिक पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट, निर्मित ज्ञान शामिल है। इन्होंने पूरी परिभाषा लिख दिया मैंने इसकी विडाल डी लाब्लास की। इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार हमें प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, प्रकृति के नियम, भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य इस पर तथा पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट निर्मित ज्ञान शामिल है। निर्मित मतलब बना हुआ, निर्मित ज्ञान शामिल है किस पर, पृथ्वी पर शामिल है। अधिक निर्मित ज्ञान शामिल है किस पर, पृथ्वी पर। विडाल डी लाब्लास कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने संभववाद की नींव रखी। तो संभववाद का जनक कौन हो गया, विडाल डी लाब्लास। संभववाद में सबसे ज्यादा मानव का प्रभाव ज्यादा है। परिभाषा दी इन्होंने, क्या दी, परिभाषा दी, पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार हमें प्रदान करता है, जिस पर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट निर्मित ज्ञान शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, गिफिथ टेलर। हम पढ़ेंगे अब गिफिथ टेलर का काम क्या होता है, टेलर का काम होता है सिलना। तो इसने भी अगर सिल दिया, गिफिथ टेलर। अब एक गिफिथ टेलर कहाँ के थे, ये गिफिथ टेलर जो अमेरिका के थे, ये कौन थे, गिफिथ टेलर, ये अमेरिका के थे। यहाँ पर लिख दो अमेरिका के कौन कौन हो गए, एक तो गिफिथ टेलर अमेरिका के, एक एलन सैम्पल भी अमेरिका के। कौन थे एलन सैम्पल? एलन सैम्पल किसके शिष्य थे, एलन सैम्पल है विडाल डी लाब्लास। तो कौन था, विडाल डी लाब्लास फ्रांस का था विडाल डी लाब्लास। तो एलन सैम्पल किसके शिष्य हुए, तो ये फ्रेडरिक रेडजेट के शिष्य कौन हुई, एलन सैम्पल। तो एलन सैम्पल फ्रेडरिक के शिष्य हुई। और ये गिफिथ टेलर वो भी अमेरिका था और एलन सैम्पल भी अमेरिका, ये दोनों अमेरिका के थे। तो इसने कहा, विडाल डी लाब्लास और गिफिथ टेलर जो था, उन सबको कहा कि तुम भी कुछ और कर रहे हो, वो भी कुछ और कह रहा है, तुम्हारी बातों में भी कुछ और दिखाई दे रहा है, उसकी बातों में भी कुछ और दिख रहा है। दोनों को कहा कि ना तुम्हारी ना मेरी, अब मेरी सुनो। अब मैं करता हूँ कि ये जो पृथ्वी है इनमें मैं तुम्हारी दोनों की जो परिभाषा है वो मिला देता हूँ। टेलर का काम भी क्या होता है, सिलाई करना, मिलाना। तो इसने मिला दिया। तो इसने कहा मनुष्य और प्रकृति दोनों का प्रभाव बराबर आता है, परंतु जब मनुष्य प्रकृति को हानि पहुंचाता है, तब प्रकृति भी मनुष्य को हानि पहुंचाती है। अगर यदि नियमित अनुसार प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया तो कुछ गलत तो नहीं होता और कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन नियमित अनुसार प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उसको हानि दी गई,
तो प्रकृति भी बदला लेती है। इसी का कारण है अभी शायद कोरोना आ रखा है, उसी का है। जैसे ये जो केमिकल से बना हुआ है, वैसे तो कोरोना चाइना ने बनाया था, लेकिन कहीं कहीं प्रकृति का भी है। जो ये फैला है ना, ये जो कोरोना फैला है अभी, तो ये प्रकृति का प्रभाव है कि फैला है। ये बनाया चीन ने है, ये पूरा का पूरा केमिकल से। अगर प्रकृति से होता तो ये मिट जाता, लेकिन जो ये फैला है वो प्रकृति का दोष है। जो प्रकृति ने फैलाया, क्यों फैलाया? क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए प्रकृति मनुष्य से बदला ले रही है। तो इसी का कारण है कोरोना। गिफिट टेलर ने कहा कि मनुष्य का प्रभाव और प्रकृति का प्रभाव दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है, दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। इसने कहा कि इसने गिफिट टेलर ने किसकी नींव रखी? विचारधारा। विचारधारा में इसने कहा, विचारधारा विचारधारा का नाम क्या था? इसका नाम क्या है? तो इसका था रुको और जाओ। रुको और जाओ। क्या कहा इसने? इसका नाम रखा रुको और जाओ। क्या रखा है? रुको और जाओ। ये नव नियतिवाद में आता है। किसमें आता है? नव नियतिवाद में। वाद को कहते हैं हम विचारधारा, किसको? नव नियतिवाद। गिफिट टेलर विचारधारा का जनक है। गिफिट टेलर क्या है? विचारधारा का जनक है। किसका जनक है? विचारधारा का जनक कौन है? गिफिट टेलर। तो गिफिट टेलर ये कौन है? विचारधारा का जनक। जनक है, क्या है? जनक है विचारधारा का। कि रुको और जाओ विचारधारा जो भी है, ये नव नियतिवाद में कहते हैं। नियतिवाद को कहते हैं नव नियतिवाद को। रुको और जाओ या विचारधारा जो है, ये नव नियतिवाद में आता है। नव नियतिवाद को कहते हैं हम ये। अब इनके बाद, गिफिट टेलर के बाद कौन आता है? वो आता है डीकेन व पीट्स। डीकेन और पीट्स, इनके अनुसार भौतिक भूगोल में किसे शामिल किया गया है? मानव भूगोल में किसे शामिल किया गया है? तो इनके अनुसार इसमें मानव को और उसके क्रियाओं को शामिल किया गया है। तो डीकेन और पीट्स। अब इसके बाद आएगा गिफिट टेलर, जो अमेरिका के थे, जिन्होंने रुको और जाओ का नींव रखा था। विचारधारा का नाम ही था रुको और जाओ, तो ये विचारधारा के जनक हो गए कौन? गिफिट टेलर अमेरिका के थे। अब है डीकेन व पीट्स। डीकेन व पीट्स इन्होंने कहा, डीकेन व पीट्स इन्होंने कहा मानव भूगोल में किसे शामिल किया जाता है? उन्होंने कहा मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव है, या मानव के क्रियाकलाप मानव भूगोल में मिलते हैं। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव है, या फिर मानव भूगोल में मानव की क्रियाकलाप मिलती है। ठीक है, क्रियाकलाप मिलती है, या फिर इन्होंने दूसरा एक क्वेश्चन कहा है दूसरा कि मानव भूगोल में किसे शामिल किया गया है? मानव भूगोल में किसे शामिल किया गया है? बोल देता हूँ मैं, मानव भूगोल में किसे शामिल किया है? तो शामिल किया हुआ है मानव भूगोल में मानव की क्रिया को, कार्य को, मानव के कार्य को, क्रिया को, मानव के कार्यों को सबसे पहले आएगा। जब भी क्वेश्चन में आया मानव के कार्यों को शामिल किया गया है।
किसमें, मानव भूगोल में किसे शामिल किया है, तो मानव भूगोल में मानव के कार्यों को शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। कल की क्लास में जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ये एक पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का, कौन सा प्राकृतिक एवं विशेष। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, आगे मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूँगा। तो गुड बाय।